हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो 6th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 6 चैप्टर पर होगी, जो क्या है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को पढ़ेंगे, जैसे पहाड़ यानी पर्वत, पठार, समतल मैदान। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा इस चैप्टर में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो 6.1 चित्र में दिखाए गए हैं। आप सबसे पहले इस चित्र को ही देख लीजिए, यहाँ क्या क्या दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए पर्वत, फिर पठार, यहाँ है पर्वत श्रृंखला ही, फिर पहाड़ी होती है, जैसे एक देखिए यहाँ घाटी, और होते हैं फिर मैदान, फिर है प्रायद्वीप भी, नदी का मुहाना है, डेल्टा है। इन सब भागों को इस चित्र में दिखाया गया है, हमने ये देख लिया। अब देखिए पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। सतल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये सतल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी जो मैदान है उसमें भी तो धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ये दोबारा पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। अब यहाँ देखिए पहाड़ी, वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई की पहाड़ी होती है उसे ही पर्वत कहा जाता है। 8000 से ऊंचे पर्वतों के नाम हम आगे देखेंगे। 8000 मीटर से भी कुछ ऊंचे होते हैं पर्वत। आगे देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया सतल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो दूसरी अर्थात बाह्य प्रक्रिया है, सतल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिस जाती है तो उस क्या कहलाती है? अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे चली जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता रहता है। यानी अपर्दन हो गया पहले तो, फिर अपर्दन की क्रिया से सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण हो जाता है, यानी फिर से उसके ऊपर परत आ जाती है, यानी फिर से निर्माण होता रहता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको जल बहा कर ले जाता है, वायु उड़ा देती है, और फिर से भी तो जो जल होता है वो कहीं मिट्टी को ले जाता है, यानी निक्षेपण भी कर देता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर बांटा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। और क्या क्या कहते हैं हम उन्हें? पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कैसी ऊंचाई है पर्वत? प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ जगह पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो पर्वत की जो विशेषताएं हैं, यानी पर्वत की परिभाषा है, उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। दूसरी बात, पर्वत का शिखर कैसा होता है? छोटा और आधार चौड़ा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा, ये तो ठीक है। आगे देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी। हिमानी किसे कहते हैं? कुछ पर्वतों पर जो हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां हैं वो क्या कही जाती हैं? हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। यानी पर्वत जो है केवल स्थलीय भाग पर ही नहीं होते, समुद्र में भी होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई तो नहीं देते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसीलिए तो वहां कम लोग निवास करते हैं,
क्योंकि वहाँ कृषि अच्छे से नहीं हो सकती, लोगों का निवास जो है कठिन होता है। आगे देखिए, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। यानी कई पर्वत एक के बाद एक हो तो वो क्या कहलाती है, पर्वत श्रृंखला। ये देखिए आप, यहाँ दिया गया है वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत, और हमारा हिमालय है जो, ये देखिए ये क्या है, एक वलित पर्वत ही है। ये इस तरह से इसका आकार है, यह क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, वही क्या होती है, पर्वतीय श्रृंखलाएं। हिमालय, आल्प्स तथा इंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आप याद रखिएगा, एशिया की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, और यूरोप की आल्प्स तथा इंडीज है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है, यानी सभी पर्वत एक ऊंचाई और आकार के तो नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत, प्रशांत सागर महासागर में कौन सा पर्वत है, मोनोकी पर्वत, और सागर की सतह के नीचे है। कहाँ है ये, सागर की सतह के नीचे। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर में है, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये आप याद रखिएगा, मोनोकी पर्वत है जो कहाँ है, प्रशांत महासागर में और समुद्र के नीचे है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, बृहस्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। इसे याद करिए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला वलित पर्वत, दूसरा बृहस्थ पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमालय तथा आल्प्स पर्वत है वो कौन से पर्वत के हैं, यानी किस प्रकार के पर्वत हैं, ये वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या होता है, शंखाकार होता है। वलित पर्वत क्या होता है, जिसका सतह तो उबड़ खाबड़ होगी और शिखर शंखाकार होगा। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुरानी जो भारत की अरावली श्रृंखला है वो क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, यानी जो उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन है और रूस का यूराल पर्वत है वो भी कौन से प्रकार के पर्वत हैं, वो भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्थ पर्वतों का निर्माण होता है। यानी बृहस्थ पर्वत है वो कैसे बनते हैं, जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाए तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाए तो वहां भी तो पर्वतों का निर्माण होगा। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी होर्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी भ्रंश यानी गार्बेन कहा जाता है, जिसे आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये भाग नीचे धस गया, द्रोणी भ्रंश कहा गया, और ये ऊपर उठा हुआ है उत्खंड भ्रंश। आगे देखिए, यूरोप की राइन घाटी तथा वोसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यानी जो यूरोप की राइन घाटी है और वोसजेस पर्वत है वो कैसे पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं। एटलस में दिए हुए मानचित्र पर हम इन्हें आसानी से देख भी सकते हैं, आप भी एटलस में देखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई ना समझने वाली बात नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनेंगे, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजीयामा पर्वत इसी तरह के उदाहरण हैं। यानी ये याद रखिएगा कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजीयामा किस तरह के पर्वत हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। अब देखते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए
पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल हैं जो वो भी इन क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यहाँ देखिए आपको ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण मिलेगा, यानी ऐसे ज्वालामुखी ऊपर आता रहता है और यहाँ ये जो लावा है इसका इकट्ठा होता रहता है और ये ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। अब आगे देखते हैं हम पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। कैसी भूमि होती है पठार? उठी हुई एवं सपाट। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। जो पठार है उसका एक किनारा भी हो सकता है या एक से अधिक भी, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इसे आप दोबारा से देखिए क्योंकि यह आपको याद होना चाहिए। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पक्का ही देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य एग्जाम हो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने और हीरे के खनन के लिए। और भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यानी भारत में जो छोटा नागपुर के पठार है उसमें क्या क्या पाया जाता है? लोहा, कोयला और मैग्नीज पाया जाता है। आगे देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। अर्थात जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें झरने, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं, पाए जाते हैं क्योंकि नदियां ऊंचाई से गिरती हैं तो क्या बनाती हैं? जलप्रपात। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान रखिए आप कौन सी नदी पर है जो हुंड्रू जलप्रपात है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और कर्नाटक में कौन सा है? जोग जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यानी मैदान है उनकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, 200 मीटर से कम ही होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। मैदान जो है नदियों या नदियों की सहायक नदियों द्वारा ही बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। आपको यहाँ समझना चाहिए मैदान कैसे बनता है। जो नदी है वो अपने बहाव के साथ बालू, पत्थर और सिल्ट को बहकर लाती रहती हैं और जहाँ वो इकट्ठा होता रहता है वहाँ क्या बन जाता है? मैदान। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग भी होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल
भूमि की प्रचुरता होती है। अब तो जानते ही हैं, क्योंकि जहाँ अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा होगी जनसंख्या वहीं ज्यादा होगी। तो यहाँ बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं मानव के जीवन के लिए। आगे देखिए, उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में कौन सा मैदान है सबसे अधिक जनसंख्या वाला? गंगा का मैदान। ये देखिए, ये गंगा के मैदान दिखाए गए हैं। अब देखते हैं सतल रूप एवं लोग। सतल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यानी इन घटनाओं की अगर हमें अच्छे से जानकारी हो, यानी जागरूकता हो, तो हम इनसे होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। देखिए, रोक तो हम नहीं सकते इन्हें, लेकिन इनसे जो विनाश होता है उसको हम कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से ही लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उसे गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये देखिए, यहाँ प्रदूषित नदी है, कितनी बुरी तरह से पानी का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ पर आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अगले टॉपिक यानी 7th चैप्टर के साथ अगले क्लास में फिर मिलते हैं।